Hi friends, this is Soumi and you are watching Soumi's Tech Day. So today after certain time, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ, तो बच्चों के रिक्वेस्ट से और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है, क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं साइंस की टीचर रही हूँ, बहुत टाइम से पढ़ा भी रही हूँ। तो ये चैप्टर ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 10 बोर्ड के बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इस पर काफ़ी प्रैक्टिस लगता है। MCQs तो ऐसे होते हैं कि दे आर सो वास्ट कि आप प्रिडिक्ट ही कर सकते हो कि कैसा आएगा। एंड आपकी जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छा है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपना दिमाग लगाओगे, उतना ही अच्छा है। तो मैं कुछ सेट क्वेश्चंस के साथ आई हूँ जो मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका अच्छा होगा तो किसी और का भी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो सबकी हेल्प करो। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर बिल्कुल ले डूबता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मैच द क्वांटिटी गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, जहाँ पे आपको SI यूनिट दिया है, दूसरी जगह कॉम्पोनेंट्स दिए। कॉम्पोनेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको। आप मेरे राइट वाले स्क्रीन पे देखिए। एक कॉम्पोनेंट ये होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एमीटर होता है, यहाँ एक वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो सबके अपने अपने, हर एक कॉम्पोनेंट का अपना अपना नाम होता है। जैसे अगर ये है तो इसको मैं क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। इसको बोलते हैं एमीटर। तो हर एक का अपना अपना काम भी है। जैसे मैं थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मतलब इसको एक्चुअली ये हमारा सेल रहता है, सेल के अंदर हम लोग बोलते हैं कितने वोल्ट का बैटरी हम लोग लगाएंगे। सेल बॉडी जो भी होता है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट लिख दिया था, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 में देखिए, फर्स्ट कॉलम ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसका मतलब होता है PD, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वो होता है वोल्ट, अभी जो मैंने लिखा है, ठीक है। रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी कैसा होता है, आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, तो ये होता है ओम मीटर। वाई इट इज ओम मीटर, क्योंकि आप देख रहे हो वहां पे लेंथ एंड एरिया भी है, इसलिए ओम मीटर हुआ। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रेजिस्टेंस। तो इसका होता है ओम, इसका यूनिट होता है ओम, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू का होता है क्यूलोब्स। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही बैठ रहा है, तो बैठ रहा है डी। क्या बैठ रहा है, डी। तो आप इस चीज को एक काम कर सकते हो, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि प्रिंट करके ना जो सही आंसर है प्रिंट करके क्या करो, इसको जैसे आप देख रहे हो इसको हाईलाइट कर दो। अभी मैंने बहुत लाइट कलर यूज कर दिया, आप चाहो तो बहुत अच्छा कलर, आप येलो कलर यूज करके, ब्राइट येलो कलर, सबके पास हाइलाइटर होता है, आप ब्राइट येलो कलर से क्या करो, हाईलाइट कर दो, क्योंकि जब आप करने जाओगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, फॉर वेरीफाइंग द ओम्स लॉ वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स वी फाइंड विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर। तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज, ये बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट तो होता ही है। आपको ये याद रखना है कि एमीटर जो होता है ना वो हमेशा सीरीज में लगता है। क्या लगता है, सीरीज में। एंड जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल। मतलब अगर कोई, देखिए जैसे यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाऊंगी मैं, यहाँ पे एक रेजिस्टर रहेगा, नीचे एक रेजिस्टर रहेगा, ये R1 है, ये R2 है। मैं ये क्यों बता सकती हूँ कि मैंने ETNT में इंजीनियरिंग जब मैं की थी तो हम लोग ये बहुत बनाए हैं, 4 साल तक शायद मैंने 2000 सर्किट्स बनाए होंगे। और अगर एमीटर हुआ तो एमीटर ना, जैसे ऐसे रजिस्टर रखा हुआ है तो यहाँ पे एक एमीटर होगा, ठीक है। हमेशा सीरीज में एमीटर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, हाईलाइटेड।
इसका आंसर होगा बी। हम थोड़ा बेसिक भी पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन भी करते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द एंड्स ऑफ अ मेटालिक वायर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्स ऑफ द मेटालिक वायर? तो एक मेटालिक वायर है, समझ लीजिए ऐसा एक मेटालिक वायर है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ए एक एंड है, बी एक एंड है। अब हमें क्या पता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो वी कुड सी कि आर कुछ डिपेंड कर रहा है एल के ऊपर, कुछ इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, एंड कुछ डायरेक्टली कर रहा है रो के ऊपर। क्या चीज़ आपको दिख नहीं रही है? आपको टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स। प्लास्टिक इंसुलेशन देते हैं कैसे? जैसे एक कॉपर वायर है, एक कॉपर के बहुत सारे छोटे छोटे, देखा होगा आपने भी घरों में, ऐसे कॉपर के वायर्स रहते हैं, एंड इनके ऊपर इंसुलेशन रहता है। इंसुलेशन क्यों? इस इंसुलेशन को बोलते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या करता है, क्योंकि अंदर पूरा करंट दौड़ रहा है, तो इसे बचाने के लिए हम लोग पीवीसी का वायर यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसुलेशन। अब इसमें बोल रहे हैं कि अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन, एक डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस, डिक्रीज होगा रेजिस्टेंस, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज किस में होगा? तो आप ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला में आपको रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है? आप बताओ किसके इनवर्स, क्योंकि जो भी होगा ये चीज इंक्रीज होने वाली, कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होने वाली? तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे मैम एरिया। तो ये जो वायर है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ पे आर देख रहे हो, तो इस आर का रिलेशन क्या है, किसके साथ है? डायमीटर के साथ है ना। वी नो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है? तो आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है? आपको दिख रहा है डायमीटर ऑफ द वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन, एक कंप्लीट सर्किट है, इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। मतलब एक सर्किट को ओपन करके रखे हैं एंड कॉपर वायर गर्म हो गया है। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर कोई सर्किट बहुत देर तक चल रहा है तो हमें पता है हीटिंग इफेक्ट से ये होता है कि मतलब अगर सर्किट बहुत देर तक ऑन है तो गर्मी आने लग जाती है। तो गर्मी के साथ साथ और क्या आता है? रेजिस्टेंस। हीट के साथ रेजिस्टेंस भी आने लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6। अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L and uniform area of cross sectional area A has resistance R. Another conductor of length 2.5 L and resistance of 0.5 R of the same material has cross section. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एक टाइम पे तो सबसे ज्यादा आते थे। तो चलिए इसको देखते हैं। आप पहले ओरिजिनल चीजों को पहले ट्राई कीजिए। तो ओरिजिनल चीज क्या होगी? ओरिजिनल चीज क्या होगी? R इज इक्वल टू म्यू आर ए। ये पूरा ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद जो क्वांटिटी बोल रहे हैं कि ये इंक्रीज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, वो आप इसमें से आपको क्या दिख रहा है? क्या चीज इसे को रिलेट करना है? तो सेम क्रॉस सेक्शनल, यहाँ लिखा हुआ है सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आ गई दिक्कत वाली बात। इक्वेशन 1 से एरिया निकाल सकते हो आप, इक्वेशन 1 से एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया इज इक्वल टू क्या? म्यू एल बाय आर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चेंज हुआ। अगर न्यू एरिया बताऊं तो रो है, लेंथ चेंज हो गया 2.5 L, R चेंज हो गया 0.5 R। इसका मतलब क्या होगा? अगर इसको काटूं मैं तो क्या होगा? इसको काटूंगी तो 5L बाय R हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये इसको अब इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 3 बोल दो। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर हम इक्वेट करने की कोशिश करें तो आपको क्या लगता है? मुझे दिख रहा है, तो मैं अगर इस 5 को ऐसे कर दूं एंड म्यू एल आर ऐसे कर दूं तो क्या दिख रहा है? इक्वेशन 2 जैसा नहीं दिख रहा? ए हो गया। तो न्यू आर का रेशियो इसके साथ कैसा दिख रहा है? 5A। तो कहीं पे दिख रहा है ऑप्शन? हाँ, ये ए एम्पियर का नहीं है, ये ए एरिया का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को जानने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको। वो ये है कि आप लोग वी आई ग्राफ को कभी पढ़ना, ये वी होता है, ये आई होता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू वी आई मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी से एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई से। ओके, तो अब मैं को हटा देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करके एक ग्राफ बनाती हूँ तो ये क्या दिखाएगा, ये आर दिखाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आर वी के पास में होगा उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आर वी के पास में होगा उतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आई के पास आएगा उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेकिन ये 7th क्वेश्चन उल्टा दिखा रहा है, ये बोलता है आई अपॉन वी, उल्टा। तो अगर चीज़ उल्टी हो गई है तो आप बताओ इसमें से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है R2 V के पास में है तो R2 पहले होगा, फिर R1, फिर R3। किसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा D। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 8 पे। आई होप ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये ग्राफ का एक क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन 8 पे। तो क्वेश्चन 8 थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere। बच्चे ऐसे हैं कि ये छोटा m भूल जाते हैं, तो जहाँ पे आप 100 MA देखते हो ये मिली के लिए है, तो 10 to the power -3 करोगे इनटू, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या है? 100 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर, ठीक है। एंड ठीक है, ये तो हुआ करंट। वोल्ट क्या है? 4V। ओके, 4V दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे ज़रा बताओ मेरे को। आपको रेजिस्टेंस निकालना, क्या करना है? V/I 100 इंटू 10 to the power -3 अपॉन 4V। मैंने उल्टा लिख दिया ना, सॉरी बेटा। ये 400 इंटू 10 to the power -3। बच्चे बहुत जल्दी जज करते हैं कि मैम ने मिस्टेक कैसे कर दी, इट्स जस्ट स्लिप ऑफ पेन। तो क्या आएगा आंसर बताओ? तो इसका आंसर आएगा 48। इसका आंसर है 40। थोड़ा सा मैथ्स का कैलकुलेशन इसमें आप लोग को करना पड़ता है ना, आप मैथ्स इतना करते ही हो, 10 का मैथ्स काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से पढ़ो मैथ्स, ठीक है। ये वाला 9th क्वेश्चन करके आप लोग देखिए। 2 LED बल्ब्स, एक का पावर है 12 वॉट, दूसरे का पावर है 6 वॉट, ठीक है। कनेक्टेड इन सीरीज, क्या है? कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट थ्रू 12 वॉट इस 12 वॉट से जा रहा है कितना करंट? 0.06 एम्पियर। तो इस वाले से कितना जाएगा? अब आया एक अच्छा सा क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तो आप अगर ध्यान से देखो तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और हमें सीरीज से क्या पता चलता है? सीरीज में करंट इज सेम। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड 10th क्वेश्चन पे आइए। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं आर मैक्स की तो आप हमेशा सोचो सीरीज के बारे में, एंड जहाँ आप बात करोगे आर मिनिमम की तो आप सोचो पैरेलल कनेक्शन क्या है। सीरीज कनेक्शन कैसा होता है? R1 + R2 करते जाते हैं, और ये 1/R1 + 1/R2 ऐसा करते जाते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम करने जाओगे तो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को कर दो 4 बार। कितना है? 4। कितना है? 2, 4। इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या आएगा? 2। मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 2। वैल्यू ही फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को सब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है ये, क्योंकि करंट सेम है। फिर 11th 4 रेजिस्टेंस है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन होता है। 11th क्वेश्चन को जरा देखो। 2, 3, 5 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या निकालोगे?
1/1 आर इक्वलेंट निकालेंगे, मतलब टोटल आर निकालेंगे 1/2 + 1/3 + 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है ज़रा बताओ। कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए था। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, लेकिन इस क्वेश्चन का ट्रिक ही यहाँ पे है कि ये पैरेलल सर्किट है, और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वी, तो इसका आंसर भी होगा 10 वी। ठीक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन टाइप का दे दिया, बच्चा सॉल्व करने में लग जाएगा। चलो, हम थे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में एक चीज़ देखो, ये सब पैरेलल सर्किट है, ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या चीज़ हमें कॉमन मिल जाता है, क्या चीज़ कॉमन रहता है, सेम रहता है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। क्या रहता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 6V। ठीक है, R है हमारा यहाँ पे अभी के लिए है, हमें रजिस्टर R में करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकलता है, करंट इज इक्वल टू V/R इज इक्वल टू V की जगह डालो 6, R की जगह लगाओ 10, तो 0.6 V। ठीक है ना, इजी। चलो 13 क्वेश्चन करके देखो। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देयर आर 3 इनकैंसिडेंट बल्ब्स। इनकैंसिडेंट बल्ब का मतलब है नॉर्मल बल्ब्स जो घर पे होते हैं, ये वाले बल्ब लगे हैं 3। एक 40 वोल्ट का है, एक 40 वॉट का है, एक 60 वॉट का है, एक 100 वॉट का है, पैरेलल में लगा हुआ है। जो बोल रहे ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा, तो ब्राइटनेस किसका ज़्यादा होगा, देखो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है ना, उसका ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से क्या करो, ऑप्शंस को देखो। ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स आर सेम, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ए का सबसे ज़्यादा होगा, नहीं, वो भी नहीं होगी, 40 वॉट बहुत कम है। बी का ज़्यादा होगा, ए से हो सकता है। सी का कम होगा, बी से नहीं हो सकता, क्योंकि 100 वॉट बड़ा नंबर है। तो इसका आंसर है सी। ऊपर वाले का आंसर क्या है, बी। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, CBC 2020-2023 का आया हुआ क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, इसका मतलब बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। ओके, इन डूइंग सो अदर पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट रिमेन्स अनचेंज्ड। हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर होगा, हीटिंग इफेक्ट पे क्या असर होगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है तो हीटिंग क्या हो जाएगी, हीटिंग हो जाएगी 2 टाइम्स, हीटिंग हो जाएगी 2 टाइम्स। ऐसा इसलिए है कि क्या होता है, जब रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीट भी तो ज़्यादा बढ़ेगा ना, इसीलिए। 2023 ये 15 वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों को बहुत तंग किया है, पर मैं इस पर नहीं आऊँगी, मैं इसे अभी नहीं आऊँगी, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा ना परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ी देर बात करवाते हैं। इससे पहले आप 16 वाला करो। इन द फॉलोइंग सर्किट द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन 12 वॉट बैटरी। ठीक है, 12 वॉट बैटरी लगा हुआ है और इसमें पूछे हैं हीट प्रोड्यूस कैसा होगा, हीट प्रोड्यूस कैसा होगा बताओ। हीट प्रोड्यूस कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किस पे हो सकता है, तो इसका आंसर क्या पता है, ये है केस 3 पे। अब आप लोग बोलो क्यों, ऐसा इसलिए है, ज़रा ध्यान से देखो। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, जैसे 1/2 है, 1/2 है, तो इसका जो भी वैल्यू, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, आर इक्वलेंट जब मैं निकालूंगी तो ये एक वैल्यू कम आएगी। मैंने क्या बताया, अगर रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, हीट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट ज़्यादा होगा,
करंट ज़्यादा होगा, अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये वाले सर्किट में हीट ज़्यादा होगा। 17 वाला देखो, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट का जैसे पूरे घर में क्या होगा, पूरे घर में बहुत बिजली चल रही है, बहुत ज़्यादा बिजली इधर से उधर चले जा रही है, बहुत ज़्यादा बिजली चली जा रही है, तो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट वेरीज कंटिन्यूसली और डज नॉट चेंज, रिड्यूस सब्सटेंशियसली, मतलब बहुत ज़्यादा क्या डिक्रीज़ होगा या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बताओ। तो इंक्रीजेस बहुत ज़्यादा हेविली इंक्रीज़ हो जाता है, क्यों, तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा ना, तभी तो करंट जैसे फ्यूज़ में गया, फ्यूज़ टूट जाएगा, कब टूटेगा, जब बहुत ज़्यादा घर में करंट चलेगा तब तो। 18 क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन एक बार करके देखिए। हमेशा ना आप लोग ट्राई करो, सुनो, हमेशा ट्राई करो टीचर से पहले करने की, तो ना एक ना माइंड में भी आ जाता है कि हाँ वी कैन डू इट इन द हॉल टू, ठीक है। अब बल्ब V है 270 V, I है 0.5 A एम्पियर, पावर निकालना है। पावर का क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा भाई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, दोनों के इंटू कर दो, तो 270 इंटू 0.5 एक बार करके देखो, 270 इंटू, जब भी ऐसा होता है 5/10 कर दो, ये कटा, कितना आया, 25 इंटू 5 कर दो, 5 3 135 कुछ आया है, हाँ इसका आंसर है डी, 135 वॉट, ठीक है, समझ आ रहा है। इसके बाद आते हैं 19 क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट, हमेशा जहाँ पे ये केवी रहता है तो ये है एक्चुअली 1000 वॉट। मेरा पेज ख़त्म, नेक्स्ट पेज पे स्वैप करती हूँ मैं। तो आपको पावर दिया गया है कितना, आपको पावर दिया गया है कितना, पावर दिया गया है 100 वॉट, ओके, एंड V दिया गया है 220 V, ओके। अ फ्यूज वायर ऑफ डैश रेटिंग, अब भी हम लोग क्या पढ़े, P इजिकल टू V इंटू आई, P की वैल्यू है 1000, V की वैल्यू है 220 इंटू आई निकाल लो, I इजिकल टू डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है 1000 अपॉन 220, डिवाइड करके देख लो क्या आता है, ऑलमोस्ट 5 एम्पियर। एग्जैक्ट नहीं आता है, जहाँ आपको लग रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो थोड़ा सा तुक्का मार सकते हो, तो 5 आ सकता है। फिर है 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक पावर जो कमर्शियली यूज होता है क्या होता है, वो होता है किलोवाट आवर। फिर आते हैं असर्शन रीज़न पे, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे फंसेंगे ही फंसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नहीं फंसोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बार बार प्रैक्टिस करो, पहले सॉल्व देखो उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है, सॉल्व पहले देख लेना। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट्स याद कर लो, मैं तो हमेशा ये बच्चों को बोलती हूँ स्टेटमेंट पर इतना जोड़ दो, और कभी भी अपने एग्ज़ाम में स्टेटमेंट लिख मत देना कि ये रॉन्ग है ये फॉल्स है, नहीं, आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है, आपको ऑप्शन के अलावा कुछ लिखना ही नहीं है। तो ए बोलता है अगर दोनों सही है, दोनों बैकिंग दे रहे हैं, बी बोलता है दोनों सही है पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, सी बोलता है ए सही है आर गलत है, डी बोलता है ए गलत है आर सही है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू इट, क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, और डिफ़िकल्ट, ठीक है। 21, if a graph is plotted between potential difference and current flowing, the graph is straight line passing through the origin, बिल्कुल सही है। R बोलता है current is directly proportional to the potential difference, ये भी सही है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, ऐसा रीजनिंग में ना बिल्कुल एनालिटिकली सोचना पड़ता है। यहाँ पे पहला रीज़न क्या बोल रहा है, एक ग्राफ बना हुआ है उसमें वी आई ग्राफ के बारे में बोला जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V एंड करंट R, एक लाइन ऑरिजिन से ही तो पास होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है R, ठीक है। एंड हमने ओम्स लॉ में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
यही चीज़ जो हम लोग बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये आर तो तभी आता है ना जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो ये जो दोनों हैं दोनों बिल्कुल करेक्ट है। 22 when the length of the wire is doubled then the resistance gets doubled। हाँ, पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू ये, तो हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वायर डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, ये तो सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वे भी सही है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन भी होगा ए। तो इसका भी होगा ए, इसका भी होगा ए। आपको ऑप्शन लिखना है, स्टेटमेंट्स नहीं लिखने। फिर 23 alloys are commonly used in electrical heating device such as electric iron and heater. Resistivity of an alloy is generally higher than its constituent metal, but the alloys have low melting power than their constituent metals. alloys होते क्या है, तो alloys वो होते हैं, देखिए alloys वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, दो मेटल्स को मिला के हम बनाते हैं, जैसे ब्रास जो होता है, ठीक है, जिंक कॉपर को मिला के बनाते हैं उसको। तो उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्या दोनों बैकिंग दे रहे हैं? ऊपर वाला तो सही है पर नीचे वाला उसको बैक नहीं कर रहा है। हम स्टेटमेंट एक बार देख लेते, स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट तो कुछ बोलना चाहिए ना। ओके, मुझे तो लग रहा है सी, क्योंकि ना ए तो सही है लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। क्यों, ज़रा ध्यान से पढ़ो, मुझे सी लग रहा है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। नहीं, ये हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि दो मेटल्स का अगर आप ले लेते हो, उनका मिक्स करते हो, है ना, आप अगर मिक्स करते हो तो रो रेजिस्टिविटी ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, कम नहीं हो सकता। हाँ, बढ़ तो जाता है, बट एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड देन इज कॉन्सिक्वेंट। ये इसका कोई मतलब कोई और छोर नहीं है, इसके बारे में बोल नहीं सकते। तो इसीलिए सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। सी, आई विल लॉक फॉर सी। ठीक है, जहाँ ना आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आ रहा है ठीक से कि क्या बोल रहे हैं, आप पढ़े भी नहीं हो, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो गो विद योर गट फीलिंग। जो आपका गट फीलिंग वहाँ पे बोलते हैं ना, उसको फॉलो करो उस टाइप पे। फिर 24, दो रो है, दो आर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड R1 इज ग्रेटर देन R2। तो बोलते हैं तो रो भी ज़्यादा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये जो देखिए, इस R का इस रो के साथ ना ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ऊपर वाला तो सही है, हो सकता है, लेकिन ये ना इसको बैक नहीं देगा क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। चलो, वी विल डू इट टिल 25th क्वेश्चन। इसके बाद के जो 3 है आपका होमवर्क, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग पे भी जोर डालो, क्योंकि ना क्या होता है, देखिए साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर ओन, और कोशिश करनी चाहिए। इट्स नॉट एसएसटी कि पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा खुद से भी ट्राई करना चाहिए। At high temperature the metal wires have greater chances of short circuiting। क्या ऐसा हो सकता है? शॉर्ट सर्किटिंग के ज़्यादा चांसेस हो सकता है। Both resistance and resistivity of material vary with temperature। अब आ गया, both vary with temperature। दोनों सही है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रेजिस्टिविटी का बोल नहीं सकते, होता है, डिपेंड्स। देखिए एक चीज़ होती है, सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो एक अलग वे में वर्क करते हैं, वो ठंड में भी करंट को जनरेट कर सकते हैं। तो आर भी सही है। एंड हाई टेम्परेचर में मेटल वायर हैव ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट। हाँ, टेम्परेचर से आपने भी देखा होगा, समर्स में शॉर्ट सर्किटिंग ज़्यादा होती है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो 25 में दोनों ही सही है, पर दोनों बैक नहीं करते।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, चलो आज के लिए मैंने जितना भी करवाया है ट्राई करना। फिर से देखिए इसे सॉल्व करने का वे क्या है, एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक ही वे है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर ये पूरा पेपर खुद से दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एक्चुअली ये एमसीक्यू का सेट बच्चों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ना आपको प्रिपेयर किया जाता है और वो बुक से डायरेक्टली नहीं आता, इसीलिए आपका भी जो पेपर बनता है ना वो एग्जैक्टली बुक के अकॉर्डिंग नहीं आता, मतलब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखाया जाता है। तो यू ऑल्सो ट्राई कि जो भी आप पढ़ते हो ना उसको अप्लाई करने का ट्राई करो। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट ही बनाती हूँ एंड वी विल सी कि मैं आगे और भी लाऊंगी, थोड़ा असर्शन रीजनिंग और भी लाऊंगी, जहाँ दिक्कत है बच्चे को मैं वही कोशिश करूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू द चैनल, और भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी वीडियोस लाएं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।